Hello, everybody. So, one more time, welcome back. Myself, Amuraj, and finally, we are back with our channel AR Foundation. So, dear students, first of all, a very happy good morning, good evening, or good afternoon to you all. जो आज का कंसेप्ट है ये काफी यूजफुल एंड काफी चैलेंजिंग कंसेप्ट है आपके लिए। अगर आपका जो मेंटालिटी है, आपका जो माइंड है, वह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, और अगर आप स्टैटिक माइंड सेट करके आए हैं तो ये कंसेप्ट काफी इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो माई सेल्फ एम विराज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। ये कोई बड़ा रिएक्शन या कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, बट मैंने जिस तरह से देखा कि जो नए बैच काले स्टूडेंट्स हैं, जो नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आई होप कि ये टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए था, और ये सही टॉपिक है आपके लिए, ये रिडॉक्स रिएक्शंस का फुल कंसेप्ट। ठीक है, ओके। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर में एक जो पूरा कंप्लीट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके ऊपर तो वीडियो बनाया ही था, बट आज ये मैं एक्सटर्नल टॉपिक इसमें उसी चैप्टर से वापस लेकर आया हूँ एक स्पेशल कंसेप्ट के तौर पे, क्योंकि आपका माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। आप लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि भैया रिडॉक्स होता क्या है, कौन सा एजेंट होता है, कब कहाँ पे एजेंट वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। और आप लोग एक चीज़ रट के चल रहे हो कि कहीं पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कारण बनता है, विच इज टोटली रॉन्ग। रिमेंबर आई एम टेलिंग यू ऑल, देयर इज नो एनी लिमिटेशन कि हाइड्रोजन रहेगा तभी ऑक्सीडेशन होगा, या लूज होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या फिर ऑक्सीजन हमारा गेन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार। आप लोग जब 10th में रहते हो तो आपको ऐसा समझा दिया जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ योर इजी अंडरस्टैंडिंग। और 10th में भी है, अगर आप डिटेल से पढ़ो तो 10th में भी ये कंसेप्ट है कि कहीं पर भी ऐसा कोई फंडा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही आपको बताता है कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। ओके, क्लियर है आप लोग? तो आज से वो बातें भूल जाइए कि हाइड्रोजन डिपेंड कराएगा या ऑक्सीजन कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन। नहीं, आपको नई चीज क्या याद रखनी है? इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स ऑन आयंस, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। चलिए मैं डिटेल से समझाता हूं। जैसे आप पढ़ के आए हो कि रिडॉक्स में दो कॉम्बिनेशन है, एक तो मेरा रिडक्शन का है और एक ऑक्सीडेशन का है। ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन बात आती है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जब आप 10th में आते हो या बेसिक क्लासेस से इंटर करते हो तो आपको बताया जाता है कि भैया ऑक्सीजन का गेनिंग एंड हाइड्रोजन का लूजिंग हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमें ऐसा ही क्यों बोला जाता है। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला तो क्या कि ऑक्सीजन हमारा एक एन आयन रखने वाला, या ऐसा बोलिए तो अभी नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन इसके ऊपर एन आयन होता है ना, am I right? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। तो सिमिलरली जो हाइड्रोजन जिसके पास मेटालिक यहां पे प्रॉपर्टी रहता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो यानी टोटल कंसेप्ट ये समझो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन का लाना ही हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऐसा आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। चलिए थोड़ा और डिटेल से समझाता हूं। जैसे कि स्टार्टअप में बोला जाता है कि ऑक्सीजन को गेन कर लिया, हाइड्रोजन को लूज कर लिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कोई भी हमारा नॉन मेटालिक आयन को गेन कर लिया और मेटालिक आयन को लूज कर दिया, या मेटालिक कोई भी हमारे आयन को लूज कर दिया, तो भैया ऑक्सीडेशन हो गया। सिमिलरली रिडक्शन में क्या बोला जाता है आपको कि ऑक्सीजन का लूज और हाइड्रोजन का गेनिंग। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बोला क्यों जाता है, पहले ये सोचने वाली बात है। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप ये जान पाओ कि कौन सा कहां पे हम लोग मेटल्स का यूज कर रहे हैं और कहां पे नॉन मेटल्स का। आपको ये चीजें भूल जानी है और ये चीज को याद रखनी है। ऑयल रिग, देखिए ये दोनों क्या है। ये तो बहुत आपको कई वीडियोस में, कई वेब पे ऐसे वीडियो हैं जो बता देते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल से फील करके बताऊंगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? लूजिंग ऑफ आयंस, या सॉरी आयन समझिए, इलेक्ट्रॉन छोड़िए। लूजिंग ऑफ आयंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन।
यानी अगर कोई भी हमारा एलिमेंट आयन को लूज करता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड चीज कि रिडक्शन क्या होता है, गेनिंग ऑफ आयन, यानी आयन को गेन करना ही हमारा रिडक्शन कहलाता है। डिटेल से समझाता हूं इधर। अब ये वाला प्रॉपर्टी को भूल जाओ कि हमारा ये कोई फंडा ही नहीं है। या आप बेसिक में आते थे जब आपको ऑक्सीजन का कोई हमें मिल जाता था ऐसा, तो बोलते थे भैया हाँ यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऐसा कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आप ले लो लूजिंग ऑफ आयंस। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं Fe2+। अब बोलिए यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन। तो जो ये वाला प्रॉपर्टी लेके आए थे ना, उन्हें दिन लगेगा पता या रात पता चलेगा, क्योंकि वो तो ये सोच के आए थे कि भैया ऑक्सीडेशन के लिए दो हमारा कोई रिएक्टेंट होना चाहिए और रिएक्टेंट में एक साइड हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होना चाहिए, बट ये तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बोला है कि लूजिंग ऑफ आयंस, या फिर समझो दूसरी बात में, तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है तभी ना हमें पॉजिटिव चार्ज मिलता है। जैसे आयरन जब अपना एलिमेंटल फॉर्म में था, बेसिक फॉर्म में था, या जो हमारा नॉर्मल स्टेट में था एटमॉस्फेयर में, तो वो एलिमेंट Fe के फॉर्म में था, बट उसके ऊपर अभी दो पॉजिटिव आयन आ गए। तो ये कैसे हुआ, जब इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो लूजिंग ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। याद हो गया कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा रिडक्शन का कंसेप्ट देख लेते हैं। चलो भाई, रिडक्शन के लिए क्या लें हम लोग, बोलिए आप भी कुछ। अगर कुछ नहीं आ रहा है छोड़ो, इधर देखो, हम चलते हैं Fe को सल्फर के साथ रिएक्ट कराते हैं, Fe प्लस सल्फर। तो हमारा क्या बनेगा, FeS बनेगा जी। अब देखो यहां पे आप फिर सोचिएगा कि ना ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, तो भैया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा, कुछ सब कुछ पॉसिबल है, बस देखने का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर ध्यान देके समझना। यहां पे भी अगर जब हम लोग चलते हैं तो आयरन डोमिनेंट स्टेट में या बेसिक स्टेट में है, जिसके ऊपर 0 आयन है, यानी इसका आयन 0 है। बट यहां पे जब हम इस साइड आते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि Fe के ऊपर 2+ आयन आ गया। अब आप ऐसा मत करना कि भैया 2+ तो है ही नहीं, फिर आया कैसे। अब आपके लिए तो भैया इलेक्ट्रोवैलेंसी याद करके आए हो आप। फेरस फेरिक पता है आपको, पता है ना, सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, 26 आयरन का होता है। इतना पता है कि अस के लिए 2 और इक के लिए 3 होता है, सल्फर का 2 मेरा वैलेंसी होता है। तो भाई पता है तो समझो कि ये बैलेंस्ड फॉर्म में, यानी यहाँ पे Fe का 2 और सल्फर का 2 आपस में ऐसे रिएक्ट कर गए तो 2 हो गए कैंसिल। तो FeS मेरा क्या कर रहा है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है, और ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब भी हमें आयोनिक कंपाउंड मिलता है, क्या मिलता है, आयोनिक कंपाउंड, तो 99 नहीं मैं बोल देता हूं आपको 100% इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ है एंड रिडक्शन कहां हुआ है। बट वही कंसेप्ट try to focus or try to pay your attention over here. Means when we are provided with ionic compounds, in those cases we are mostly or we are 100% sure or we can classify directly whether oxidation happens or reduction happens. But when we are provided any covalent bonds, or covalent compound, in that case it become very difficult for us to classify whether oxidation happened or reduction happened in any equation. For example देखो यहाँ पे, तो Fe का हमें पता चल गया भैया, Fe के ऊपर भी 2 चार्ज था, सॉरी Fe के ऊपर यहाँ पे 0 चार्ज है, लेकिन RHS में फिर ये 2 माइनस लेके आया, तो क्या हो गया, ये क्या किया, लूज किया ना। और जब लूज करेगा, सॉरी गेन किया, क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो ये कैसा हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड सल्फर का रिडक्शन हुआ है। और एक बात थोड़ा सा पहले देख लो, उसके बाद कोवैलेंट बताऊंगा। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी टोटली इनवर्स चलता है।
ऑक्सीडेशन हुआ तो वह रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन हुआ तो वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद हो गया आपको? तो इस वाले केस में देखो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? आयरन का हुआ था ना। रिडक्शन किसका हुआ था? सल्फर का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना? एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप LIC एजेंट के बारे में सुने थे। एजेंट क्या कहलाता है? कि आपका कोई काम करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड ए कैपिटल ऑफ 1000, you contacted any agent, what will they do? They will come, they will ask you the desired amount and they will just provide you the amount and they will take some interest. तो एजेंट क्या कहना है? आपको जो चाहिए था वो फुलफिल करके दिए। तो यहाँ पे एजेंट क्या करते हैं? आपके साथ सब कुछ होता है बट एजेंट उसमें हेल्पफुल होता है, यानी बिना एजेंट के आपके साथ कुछ नहीं होगा। रिएक्शंस आपके साथ होता है लेकिन एजेंट क्या कराते हैं? आपके रिएक्शंस को फुलफिल कराते हैं। एजेंट ना है तो रिएक्शन ना हो। ठीक है? तो अगर एजेंट नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अरे भाई समझो, बस और कुछ नहीं है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एजेंट अपोजिट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा? जोर से बोलिए, आयन। और ऑक्सीडेशन एजेंट कौन हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फर। कंफर्म है? क्लियर है कंसेप्ट? अब थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड देखिएगा, काफी यूजफुल है। और लास्ट में एक और चीज बताऊंगा मैं, कि आप लोग का ये मेंटालिटी बैठ गया है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा 100% वहां पे रिडक्शन होगा। नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स where we will get so many differences in this particular topic। यानी ऑक्सीडेशन होगा बट रिडक्शन नहीं होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं। आप परफॉर्म करके देखो आप खुद, तो आपको पता चलेगा भैया मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये आइदर ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, रिडॉक्स नहीं होते। ठीक है? आप ऐसे मत करना कि भैया सभी में तो ऐसा नहीं हो रहा। आप ट्राई मारो, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर दो। ठीक है? चलो, अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स, फर्स्ट थिंग जो हमारे, आपको पता है ना कि S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, P ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। और इनमें कुछ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं, या फिर मैं बोलूं तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कि वेरिएबल बैलेंसी भी होता है। जैसे आप लोग को याद होगा, मेटल की बात छोड़ो, अगर नॉन मेटल में देखो, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन को ही ले लीजिए। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़िएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़िएगा, तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ऐसे केसेस होते हैं ना कि ऑक्सीजन का जब आप इसका नंबर पढ़िएगा तो बहुत वेरिएबल वैल्यूज आते हैं। ठीक है? अभी थोड़ा उस कंसेप्ट पे और हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट वहां से साइड आउट हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड समझ पा रहे हैं। तो जब भी आपको क्या करनी है, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंफर्म करनी रहती है कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला चीज क्या करते हैं हम लोग, चेक करने के लिए दो चीज करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहला कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता रहनी चाहिए। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक्चुअली जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो ऐसे काफी टर्म्स हमें मिलते हैं। जैसे आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको आयनाइजेशन मिलेगा, आपको लैटिस एनर्जी मिलेगा आगे, फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगा टर्म, या फिर मैं बोलूँ तो आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी मिलता है कई बार। तो ये सब टर्म को से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल टर्म्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है आपको, मैंने बताया था आपको लास्ट ईयर कि एक फोर्स होता है, या फिर मैं बोलूँ तो जिस फोर्स के साथ कोई भी हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कोवैलेंट बॉन्ड अपनी ओर खींचते हैं वही मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। और मैंने आपको एक चार्ट दिया था, कुछ कम एलिमेंट्स थे उसमें, याद होगा आपको। ठीक है? मैंने कुछ दिए थे एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन का दिया था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 था मे बी, देखिए। ठीक है? और लास्ट में मैंने आपको दिया था उसमें, आई होप कि शायद कार्बन था 4 समथिंग, नो फ्लोरीन था ना, फ्लोरीन था, फ्लोरीन 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी यूजफुल टर्म है आपके लिए। बीच में बहुत सारे हैं, जैसे आप अगर चाहो तो मैं आपको दे दूंगा। कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन होते हैं, फिर हमारा कौन सा है भाई, हमारे नाइट्रोजन होते हैं। तो ये टर्म्स बीच में आते हैं। ठीक है? और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता रहनी चाहिए जब हम कोवैलेंट बॉन्ड्स में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं क्या,
ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता हो गया। अब देखिए जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस केस में हम लोग उसको क्या करते हैं भाई, देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारा HCl एक कंपाउंड है, अब जब भी आप रिडक्शन और या ऑक्सीडेशन कोवैलेंट बॉन्ड में फाइंड आउट करिएगा तो यहाँ पे तो आप जान गए हो कि भैया H हमारा लगता है मेटालिक फॉर्म में है और ये न्यूट्रल एलिमेंट बना रहा है, HCl एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। नहीं अभी छोड़ो, मान के चलो कि हमारा H हमें पता नहीं मेटल है या नॉन मेटल, तो हमें मोस्टली पता रहता है कि भैया हाइड्रोजन को हम लोग कई बार नॉन मेटल में रखते हैं, तो ये हमारा ऐसा हो गया, मान के चलो फॉर कन्वीनियंस समझो ये। तो उस केस में आप क्या करिएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर से हेल्प पे ही आप लोग पूरी तरह से क्लैरिफाई कर पाते हैं। दूसरी बात, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अब आप प्लस माइनस क्यों देते हैं, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसके ऊपर +1 हम लोग दे देते हैं। अगर एक एटम है तो +1 H2 रहता तो +2 हो जाता या 2+ हो जाता, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो +1 चार्ज दे दो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -1 दे दो। तो आप एक बना के दिखाओ मुझे SO2 का, ये बहुत इसी से हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप SO2 का बना के दिखाओ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं चाहिए कि सभी के वैलेंसीज क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सल्फर का भैया 16 होता है। सल्फर का क्या करोगे आप कुछ ऐसे सोचोगे, 2 8 10 6, भैया ऐसे सोचोगे। आप ऑक्सीजन सोचोगे तो ऐसे सोचोगे, लेकिन 2 है तो फिर आप ये वैलेंसी वाला ऐसे मत करना, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। आपको सिंपली इसका जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो आना चाहिए कि कहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है। SO2 बना के दिखाओ आप, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए याद रखो कि हम लोग जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर +1 चार्ज देते हैं और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -1 चार्ज देते हैं, और इसी से हम लोग जज कर पाते हैं उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नंबर भी, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। अब ये नया टर्म याद हो जाना चाहिए कि हमारा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयन जज करता है कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन। दूसरी चीज कि ये पॉसिबल हमेशा नहीं होता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो वहाँ पे रिडक्शन होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स या एक्सेप्शंस होते हैं हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के केसेस, ठीक है। अब आप सोच रहे हो भैया डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है, तुम कोई लो ना जी, तुम ट्राई नहीं मार रहे हो, हमसे डायरेक्ट पूछ देते हो, चलो यहाँ पे कोई वैल्यू लो या तुम इसको ही बदल दो और उसका बाद लाओ, देखना उस समय सभी के पास सेम चार्ज सेम आयन रहेंगे, कोई आयन का डिस्ट्रीब्यूशन कोई कुछ नहीं होगा, सब एज यूजुअल रह जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो करते हैं पे एंड। हाउ वाज द वीडियो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट टॉक सेक्शन। अंटिल नाउ इफ नाउ आल्सो यू आर हैविंग एनी डाउट तो भाई पूछ लो, और अगर नहीं पूछ सकते हो तो क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां पे पूछ लो, ठीक है। तो करते हैं यहीं पे हम अपना टॉपिक को एंड, और थोड़ा वीडियो हमारे लेट टर्म्स पे आएंगे कि हमें टाइम फ्री नहीं मिल पाता है, इसलिए आपके लिए वीडियो मैं नहीं ला पा रहा हूँ, बट वीडियोस आएंगे 2 या 4 दिन पे, ऐसे वीडियोस तो आते रहते हैं। शॉर्ट वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं क्योंकि मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया हैलोजेंस। और एक बात आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई इन दिस वीडियो ओनली, प्लीज ट्राई टू पे योर अटेंशन ओवर हियर। As we all know, from the last 2-3 years periodic classification of elements for class 10th we are not having in the syllabus of this year also. But do you know, as we had studied the diversity in living organisms last year for class 9th, the same thing we are going to do here in this year also. We are going to study the periodic classification of element because it is the very most useful topic for you all, for your bright future. Doesn't depend on your board कि आप कितना मार्क्स अचीव करते हो, कौन कंसेप्ट पढ़ते हो, नहीं, आपको कंसेप्ट टच में होने चाहिए क्योंकि हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत यूजफुल होता है। तो आप ये भूल जाना कि भैया हम NCERT से पढ़ते हैं, हमें सिलेबस जो है वो पढ़ो तुम, लेकिन वो एग्जाम के मोटिव से पढ़ो, नॉलेज के मोटिव से आप सभी टॉपिक्स को कैचअप करो।